पॉटर और आग का प्याला चैप्टर 8 क्विडिच वर्ल्ड कप। अपने खरीदे हुए सामान के साथ वह सभी मिस्टर वीजली के पीछे पीछे लालटेनों से रोशन जंगल की पगडंडी पर तेजी से चलने लगे। उन्हें चारों तरफ हजारों लोगों के चिल्लाने, हंसने और गाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। माहौल इतना रोमांचक था कि वो भी रोमांचित हुए बिना रह नहीं सके। हैरी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वो बातें करते हुए और ज़ोर ज़ोर से हंसी मजाक करते हुए लगभग 20 मिनट तक पगडंडी पर चलते रहे। आखिरकार जब वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंचे तो सामने विशाल का स्टेडियम दिखाई दिया। हालांकि हैरी को पिच के चारों तरफ की विशाल सुनहरी दीवारों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही दिख रहा था, लेकिन इसी से उसे अंदाज़ा लग गया कि यह स्टेडियम इतना बड़ा था कि 10 चर्च इसमें आराम से समा सकते थे। हैरी के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर मिस्टर वीजली ने कहा, इस स्टेडियम में 1 लाख दर्शक बैठ सकते हैं। मंत्रालय के 500 कर्मचारियों ने इसे बनाने के लिए साल भर दिन रात मेहनत की है। चप्पे चप्पे पर मगलू विरोधी जादू किया गया है। इस साल मगलू जब भी इस जगह के आसपास आए तो उन्हें याद आ गया अचानक कि उन्हें ज़रूरी काम से कहीं और जाना था और वो तेज़ी से उल्टे पांव लौट गए। मिस्टर वीजली अब सबसे पास वाले गेट की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ जादूगरों और जादूगरनियों का एक बड़ा सा झुंड पहले से भीड़ लगाए खड़ा था और काफ़ी शोर मचा रहा था। गेट पर मंत्रालय की एक जादूगरनी टिकटों की जांच कर रही थी। उनके टिकट देखते ही वो बोली, अरे वाह, आपको तो सबसे बढ़िया सीटें मिली है। आर्थर, सबसे ऊपर वाले बॉक्स में सबसे ऊपर पहुंच जाइएगा। स्टेडियम की सीढ़ियों पर गहरा बैंगनी कालीन बिछा था। वो लोग बाकी दर्शकों के साथ ऊपर चढ़ने लगे। ज़्यादातर लोग दर्शक दीर्घा में जाने के लिए दाईं या बाईं तरफ मुड़ रहे थे, जिससे ऊपर चढ़ने के साथ साथ भीड़ कम होती जा रही थी। मिस्टर वीजली और उनका दल ऊपर चढ़ता चला गया। अंततः वो स्टेडियम में सबसे ऊपर बने एक छोटे से बॉक्स में पहुंच गए, जो सुनहरे गोल पोस्ट के ठीक बीच में था। वहां पर 20 बैंगनी सुनहरी कुर्सियां 2 लाइनों में जमी थी। हैरी वीजली परिवार के साथ सबसे आगे वाली सीट्स पर बैठा। वहां से उसे जो दृश्य दिखा उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1 लाख जादूगर और जादूगरनियां पूरे स्टेडियम में अपनी अपनी सीट्स पर बैठ रहे थे। ये सीढ़ीदार सीटें लंबी अंडाकार पिच के चारों ओर थी। हर चीज़ एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई थी, जो स्टेडियम से ही निकलती दिख रही थी। इतनी ऊंचाई से पिच मखमल जैसी चिकनी लग रही थी। पिच के दोनों ओर गोल के 3 रिंग 50 फीट की ऊंचाई पर लगे थे। हैरी की आंखों के ठीक सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड था। उस पर सुनहरी लिखावट उभर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पर कुछ लिख रहा था और उसे दोबारा मिटा रहा था। हैरी ने देखा, उस ब्लैकबोर्ड पर विज्ञापन चल रहे थे। ब्लू बॉटल, पूरे परिवार की झाड़ू, सुरक्षित, विश्वसनीय और चोर विरोधी अलार्म के साथ भी। मिसेस कोवर का बहुउपयोगी जादुई दाग विनाशक, ना कोई मेहनत ना कोई दाग। ग्लैग्रेक्स जादुई वस्त्र, लंदन, पेरिस, हॉग्समीड, सभी जगह उपलब्ध। हैरी बोर्ड से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा कि बॉक्स में और कौन कौन बैठा हुआ है। बॉक्स अभी काफ़ी खाली था। वहाँ सिर्फ एक छोटा सा जीव बैठा हुआ था, जो उनके पीछे वाली लाइन की आखिरी सीट से एक सीट छोड़कर बैठा था। उसके पैर इतने छोटे थे कि वो लटक रहे थे। वो टावल जैसी कोई चीज़ पहना था और अपना चेहरा उसने अपने हाथों में छिपा रखा था। लेकिन हैरी उसके चमगादड़ जैसे लंबे कानों को फौरन पहचान गया। डॉबी? हैरी ने हैरान होकर कहा। उस जीव ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर ऊपर देखा। हाथ हटते ही हैरी को बड़ी बड़ी भूरी आंखें और एक नाक दिखी, जो बड़े टमाटर जैसी थी। ये डॉबी नहीं, डॉबी जैसा ही कोई दूसरा घरेलू जिन था। हैरी ने डॉबी नाम के घरेलू जिन को उसके पुराने मालिक यानी मैलफॉय परिवार से आज़ाद करवाया था। इस घरेलू जिन ने उंगलियों के बीच से झांकते हुए थरथराती आवाज़ में कहा, सर, क्या आपने मुझे डॉबी समझ लिया था? यह आवाज़ डॉबी जैसी नहीं थी, पतली और सुरीली सी थी। हालांकि घरेलू जिन्नों के मामले में हैरी को खास जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि हो ना हो ये महिला जिन्न होगी। रॉन और हरमाइनी भी पीछे मुड़कर देखने लगे। उन्होंने हैरी से डॉबी के बारे में काफ़ी सुन रखा था, लेकिन उससे कभी मिले नहीं थे। यहाँ तक कि मिस्टर वीजली भी दिलचस्पी के साथ जिन की तरफ देखने लगे। माफ़ करना, हैरी ने घरेलू जिन से कहा, मुझे लगा आप डॉबी हैं जिसे मैं जानता हूँ। मैं भी डॉबी को जानती हूँ सर, घरेलू जिन ने कहा। हालांकि टॉप बॉक्स में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन उसने अपना चेहरा इस तरह छुपा रखा था जैसे रोशनी के कारण उसकी आंखें चौंधिया रही हो। मेरा नाम विंकी है सर। और आप सर?
तभी उसकी भूरी आंखें हैरी के माथे के निशान पर पड़ी और तत्काल फैलकर प्लेटों के आकार की हो गई। आप यकीनन हैरी पॉटर होंगे। हाँ, हैरी बोला। डॉबी आपके बारे में बहुत बातें करता है सर। विंकी ने कहा और अपने हाथ थोड़े नीचे किए। वो परेशान लग रही थी। कैसा है वो? हैरी ने कहा। आज़ादी कैसी लग रही है उसे? हाँ सर, विंकी ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ सर, बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन मुझे लगता है डॉबी को आज़ाद करा के आपने उसका भला नहीं किया है। क्यों? हैरी ने हैरानी से पूछा। उसे आज़ाद करवा कर मैंने क्या गलत कर दिया? विंकी दुख में बोली। आज़ादी आज़ादी डॉबी के सिर पर चढ़ गई है सर। वो अपनी औकात भूल गया है सर। उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? हैरी ने कहा। विंकी ने अपनी आवाज़ इतनी धीमी कर ली कि वो फुसफुसाकर बोलने लगी। डॉबी काम के बदले में तनख्वाह चाहता है सर। तनख्वाह? हैरी ने कहा। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तनख्वाह उसे क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये सुनकर विंकी दहशत में दिखने लगी और उसने अपने हाथों से कान बंद कर लिए, जिससे उसका चेहरा फिर आधा छिप गया। घरेलू चिन्हों को तनख्वाह नहीं मिलती है सर, उसने दबी हुई आवाज में कहा। नहीं 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 नहीं, मैं डॉबी से बार बार कहती हूँ सर, कोई अच्छा सा परिवार देख लो और उसकी सेवा करो, लेकिन वो हवा में उड़ने लगा है सर, जो एक घरेलू जिनको शोभा नहीं देता। मैं कहती हूँ डॉबी, अगर तुम इस तरह की हरकतें करते रहोगे तो किसी दिन पिशाच की तरह जादुई प्राणी नियंत्रण विभाग के सामने कटघरे में खड़े दिखोगे। हैरी ने कहा। पर अगर वो मजे कर रहा है तो इसमें गलती क्या है? घरेलू चिन्हों को मजे नहीं करने चाहिए हैरी पॉटर, विंकी ने अपने हाथों के पीछे से दृढ़ता से कहा। घरेलू जिन्नों को अपने मालिकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए सर, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। उसने स्टेडियम में नीचे की ओर देखते हुए थूक गटका। लेकिन मेरे मालिक ने इतनी ऊंचाई पर बने स्टॉप बॉक्स में बैठने का मुझे आदेश दिया और मैंने उनके आदेश का पालन किया सर। देखिए, हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। अगर वो जानते हैं कि तुम्हें ऊंची जगहों से डर लगता है तो उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मालिक मालिक व्यस्त है हैरी पॉटर, इसलिए उन्होंने मुझे सीट रोकने के लिए भेजा है। विंकी ने अपना सिर पास वाली खाली सीट की तरफ झुकाते हुए कहा। हैरी पॉटर, विंकी की बहुत इच्छा थी कि वो अपने मालिक के तंबू में रहे, लेकिन विंकी अपने मालिक के आदेश का हमेशा पालन करती है। विंकी एक अच्छी घरेलू जिन है। विंकी ने एक बार फिर डरकर स्टेडियम के नीचे की तरफ देखा और दोबारा आंखें पूरी तरह ढक ली। हैरी अपने साथियों की तरफ मुड़ा। रॉन बुदबुदाया। तो घरेलू जिन ऐसे होते हैं? ये अजीब होते हैं ना? हैरी ने जोश से कहा। भाई, डॉबी इससे भी ज़्यादा अजीब है। रॉन ने अपनी सर्वदर्शक दूरबीन बाहर निकाली और स्टेडियम की दूसरी तरफ बैठी भीड़ को देखने लगा। बहुत अजीब है। उसने रिप्ले वाला बटन दबाया। मैं उस बूढ़े आदमी को नाक में उंगली डालते हुए बार बार देख सकता हूँ। फिर उंगली डाली, फिर उंगली डाली, एक बार और, एक बार और। इस दौरान हरमाइनी फुंदने से बंधे मखमल के कवर वाले अपने कार्यक्रम विवरण को उत्सुकता से पढ़ रही थी। उसने जोर से पढ़ा। मैच के पहले दोनों टीमें अपने मैस्कॉट्स को लेकर आएंगी। ओह, मैस्कॉट्स को देखने में ही तो हमेशा मज़ा आता है, मिस्टर वीजली ने कहा। मालूम है, हर टीम अपने देश के प्राणी लाकर उनसे प्रदर्शन करवाकर दर्शकों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। अगले आधे घंटे तक उनके बॉक्स में दर्शक धीरे धीरे आते रहे। इनमें से ज़्यादातर महत्वपूर्ण जादूगर दिख रहे थे और मिस्टर वीजली उन लोगों से हाथ मिलाते रहे। पर्सी तो इतनी ज़्यादा बार उठकर खड़ा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि वो कांटेदार शाही के ऊपर बैठा हो। जब जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज आए तो पर्सी ने इतना नीचे झुककर उनका अभिवादन किया कि उसका चश्मा ज़मीन पर गिरकर टूट गया। पर्सी पानी पानी ही हो गया। उसने जैसे तैसे अपनी छड़ी से मंत्र पढ़कर चश्मा ठीक किया और इसके बाद अपनी सीट पर जो बैठा तो फिर उठा नहीं। वो हैरी की तरफ ईर्ष्या से देख रहा था, क्योंकि कॉर्नेलियस फज उससे तो किसी पुराने दोस्त की तरह मिल रहे थे। वो हैरी को पहले से जानते थे। फज ने हैरी से हाथ मिलाया और किसी पिता के अंदाज में उसके हालचाल भी पूछे। फिर उन्होंने हैरी का परिचय अपनी दोनों तरफ चल रहे जादूगरों से करवाया। ये है हैरी पॉटर, उन्होंने बल्गेरिया के मंत्री को जोर से बताया, जिन्होंने काले मखमल का शानदार दुशाला पहना था जिसमें सुनहरी धारियां थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अंग्रेजी का एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। हैरी पॉटर, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, वो लड़का जो आप जानते हैं कौन से बच गया था। आप इसके नाम से वाकिफ होंगे? बल्गेरिया के मंत्री की निगाह अचानक हैरी के माथे के निशान पर गई,
निशान देखते ही वो उसकी तरफ इशारा करते हुए जोर जोर से और रोमांच से कुछ बोलने लगे। फज ने हैरी से थके अंदाज में कहा, मैं जानता था कि निशान से ही उन्हें मेरी बात समझ आएगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भाषा इन्हें समझ ही नहीं आती और मैं तो इनकी भाषा बोल ही नहीं सकता। इस तरह के काम के लिए मुझे बार्टी की मदद की ज़रूरत है। मुझे तो दिख रहा है कि उसकी घरेलू जिन उसके लिए सीट रोके हुए है। ये काम तो चलो उसने अच्छा किया, क्योंकि बल्गेरिया वाले अच्छी जगह हथियाने के चक्कर में बैठे हैं। और ये रहा लूसियस। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने तेजी से मुड़कर देखा। मिस्टर वीजली के ठीक पीछे वाली लाइन में 3 सीटें अभी भी खाली थी। उनकी तरफ और कोई नहीं बल्कि घरेलू जिन डॉबी के पुराने मालिक लूसियस मैल्फॉय, उनका बेटा ड्रेको और एक तीसरी महिला बढ़ रही थी जो स्पष्ट रूप से ड्रेको की माँ रही होगी। हैरी और ड्रेको मैल्फॉय जब पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे थे तभी से उनमें दुश्मनी थी। पीले नुकीले चेहरे और सफ़ेद सुनहरे बालों वाला ड्रेको काफ़ी हद तक अपने पिता की तरह दिखता था। उसकी माँ के बाल भी सुनहरे थे। वो लंबी और दुबली पतली थी। वो अच्छी दिखती अगर उन्होंने अपनी नाक इस तरह चढ़ा नहीं रखी होती जैसे नीचे कोई बदबूदार चीज़ रखी हो। फज। मिस्टर मैल्फॉय ने जादू मंत्री के पास पहुंचकर हाथ बढ़ाया। कैसे हैं? शायद आप मेरी पत्नी नार्सिसा से अभी तक नहीं मिले होंगे। और ये है मेरा बेटा ड्रेको। कैसी हैं आप? फज ने मुस्कुराकर मिसेस मैल्फॉय का अभिवादन करते हुए कहा। और मैं आपका परिचय ओब्लैंस से करवाता हूँ। ये है मिस्टर ओब्लैंस, बल्गेरिया के जादू मंत्री। वैसे इन्हें मेरी बात ज़रा भी समझ नहीं आती, इसलिए परिचय करवाने का कोई खास मतलब नहीं। और मुझे लगता है आर्थर वीजली को तो तुम जानते ही होगे। अब ये तनावपूर्ण पल था। मिस्टर वीजली और मिस्टर मैल्फॉय ने एक दूसरे की तरफ देखा। हैरी को उनकी पिछली मुठभेड़ याद आ गई। ये मुठभेड़ फ्लरिश एंड ब्लॉट्स नाम की किताबों की दुकान में हुई थी, जहां दोनों में अच्छी खासी हाथापाई हुई थी। मिस्टर मैल्फॉय ने अपनी भावहीन भूरी आंखों से पहले तो मिस्टर वीजली को देखा और फिर टॉप बॉक्स में चारों तरफ। ओह आर्थर, उन्होंने धीरे से कहा, टॉप बॉक्स के टिकट खरीदने के लिए क्या बेचना पड़ा तुम्हें? निश्चित रूप से तुम्हारे पूरे के पूरे घर को बेचने से तो इतने पैसे नहीं मिले होंगे। फज ने यह बात नहीं सुनी और वो बोले, आर्थर, लूसियस ने हाल ही में सेंट मंगोस जादुई रोग और दुर्घटना अस्पताल को अच्छा खासा चंदा दिया है। वो यहाँ मेरे मेहमान हैं आज। मिस्टर वीजली ने काफ़ी कोशिश करके मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मिस्टर मैल्फॉय हरमाइनी को घूरने लगे। हरमाइनी का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया, लेकिन वो पलटकर दृढ़ संकल्प से उन्हें घूरने लगी। हैरी अच्छी तरह जानता था कि मिस्टर मैल्फॉय के होंठ क्यों सिकुड़ गए थे। मैल्फॉय परिवार अपने खानदान के शुद्ध खून पर बड़ा गर्व करता था। दूसरे शब्दों में, वो हरमाइनी जैसे मगलू परिवार में पैदा हुए लोगों को दूसरे दर्जे का मानते थे। बहरहाल, जादू मंत्री के सामने मिस्टर मैल्फॉय ये बात कह नहीं सकते थे। मिस्टर मैल्फॉय ने व्यंग से सिर झुकाकर मिस्टर वीजली का अभिवादन किया और अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगे। ड्रेको ने हैरी, रॉन और हरमाइनी पर एक हिकारत भरी नज़र डाली और फिर अपने मम्मी डैडी के बीच वाली सीट पर बैठ गया। घमंडी कहीं का, रॉन बुदबुदाया जब वो, हैरी और हरमाइनी एक बार फिर पिच की तरफ देखने लगे। अगले ही पल लूडो बैगमैन धड़धड़ाते हुए बॉक्स में आ गए। सभी लोग तैयार हैं? उन्होंने कहा। उनका गोल चेहरा रोमांच के कारण चमक रहा था। मंत्री जी तैयार है ना? फज ने आराम से कहा। लूडो, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। लूडो ने अपनी छड़ी बाहर निकाली और उसे अपने गले की तरफ करके बोले, ध्वनि विस्तारम भव। इस मंत्र से उनकी आवाज़ कई कई गुना बढ़ गई। अब उनकी आवाज़ खचाखच भरे स्टेडियम के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी और स्टेडियम के हर कोने से गूंज रही थी। देवियों और सज्जनों, 422वें क्विडिच वर्ल्ड कप के फाइनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शक खुशी से चिल्लाते हुए तालियां बजाने लगे, हजारों झंडे लहराने लगे और कोलाहल में राष्ट्रगान गाने की आवाज़ें भी आने लगी। उसके सामने विशाल ब्लैकबोर्ड पर चमकता हुआ आखिरी विज्ञापन मिट गया। बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियां, हर टॉफी में जोखिम है। अब वहां पर लिखा हुआ था, बल्गेरिया वर्सेस आयरलैंड 0-0। और अब बगैर किसी देरी के मैं आपका परिचय बल्गेरिया टीम के मैस्कॉट से करवाना चाहता हूं। दाहिने हाथ की तरफ के स्टैंड में जमकर शोर होने लगा। वहां बल्गेरिया के समर्थक लाल दुशाले पहनकर बैठे थे, जिस वजह से पूरा स्टैंड किसी लाल दीवार की तरह दिख रहा था। न जाने वो लोग क्या लाए हैं, मिस्टर वीजली ने अपनी सीट पर आगे झुकते हुए कहा। उन्होंने अचानक चश्मा उतारा और उसे दुशाले से साफ करके दोबारा पहन लिया। मोहिनियाँ? मोहिनियाँ क्या होती है? 100 मोहिनियाँ पिच की तरफ बढ़ रही थी और उन्हें देखते ही हैरी को अपने सवाल का जवाब मिल गया।
मोहिनियाँ सुंदर महिलाएं थीं। हैरी ने आज तक इतनी सुंदर महिलाएं नहीं देखी थी। ये बात और थी कि वो इंसान नहीं थी और हो भी नहीं सकती थी। इससे हैरी एक पल के लिए चकरा गया। उसने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि वो क्या हो सकती हैं। उनकी चमड़ी चांदनी की तरह इतनी उजली कैसे है, या उनके सुनहरे बाल हवा के बिना भी लहरा क्यों रहे हैं। पर तभी संगीत बजने लगा और हैरी ने यह चिंता छोड़ दी कि वो इंसान नहीं है। वास्तव में उसने हर चीज़ की चिंता छोड़ दी। मोहिनियाँ नाचने लगी और हैरी का दिमाग पूरी तरह आनंदपूर्वक खाली हो गया। उसे दुनिया में सिर्फ एक ही बात ज़रूरी लग रही थी कि यह नाचती रहे और हैरी उन्हें देखता रहे, क्योंकि अगर उन्होंने नाचना बंद कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। जब मोहिनियाँ तेज़ तेज़ नाचने लगी तो हैरी के मन में बड़े ऊंचे ऊंचे विचार आने लगे। वो उन्हें प्रभावित करने के लिए तत्काल कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता था। उसने सोचा, अगर वो टॉप बॉक्स से स्टेडियम में कूद जाए तो शायद वो उससे इम्प्रेस हो जाएंगी। लेकिन क्या ये काम सचमुच इतना बड़ा था? हैरी, क्या कर रहे हो तुम? उसे हरमाइनी की आवाज़ जैसे बहुत दूर से आती सुनाई दी। संगीत रुक गया। हैरी ने पलकें झपकाई। उसने देखा कि वो खड़ा हो चुका था और उसका एक पैर रेलिंग से बाहर लटका था। रॉन भी स्तब्ध था और इस अंदाज में खड़ा था जैसे स्प्रिंग बोर्ड से गोता लगाने वाला हो। स्टेडियम में गुस्से भरी चीखें सुनाई देने लगी। दर्शक मोहिनियों को जाने नहीं देना चाहते थे। हैरी भी उन्हीं के साथ था। उसके मन में ये विचार भी आया कि उसे तो बल्गेरिया की तरफ होना चाहिए। दरअसल मोहिनियों को देखने के बाद हैरी इस बात पर हैरान होने लगा कि वो आयरलैंड की तरफ है ही क्यों। और उसने अपने सीने पर बड़ा सा हरा शैमरॉक जो लगा था उसे हटाने का सोचा। इस दौरान रॉन अनजाने में ही अपनी टोपी पर लगे शैमरॉक की चिंदी चिंदी करने लगा। मिस्टर वीजली मुस्कुराते हुए रॉन की तरफ झुके और उसके हाथ को टोपी से दूर हटा लिया। वो बोले, जब आयरलैंड वाले अपने मैस्कॉट को लेकर आएंगे तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी रॉन। ओह। रॉन मोहिनियों की तरफ मुंह फाड़कर ताक रहा था, जो अब पिच की एक तरफ कतार में खड़ी हो गई थी। हरमाइनी ने आवाज़ की। वो हैरी को वापस उसकी सीट पर खींचते हुए बोली, ये लड़के भी। और अब लूडो बैंकमैन की आवाज़ आई, मेहरबानी करके अपनी अपनी छड़ियां हवा में उठा लीजिए, क्योंकि आयरलैंड की टीम के मैस्कॉट्स आ रहे हैं। अगले ही पल स्टेडियम में हरे और सुनहरे धूमकेतु जैसी बड़ी सी चीज़ हवा में तैरने लगी। इसने स्टेडियम का एक चक्कर लगाया और फिर दो धूमकेतुओं में बट गई। दोनों ही धूमकेतु दोनों तरफ से गोल पोस्ट तक गए। अचानक पिच पर एक इंद्रधनुष बन गया जिसने दोनों धूमकेतुओं को जोड़ दिया। दर्शक ऊ और आ कर रहे थे जैसे आतिशबाजी देख रहे हो। फिर इंद्रधनुष ओझल हो गया और दोनों धूमकेतु दोबारा मिलकर एक हो गए। ऐसा धमाका हुआ और अब वहाँ पर एक बड़ा चमकीला हरा शैमरॉक नजर आ रहा था जो हवा में उठा और दर्शक दीर्घा के ऊपर उड़ने लगा और उसमें से सोने के सिक्के बरसने लगे। बहुत बढ़िया, रॉन चीखा जब शैमरॉक ने उड़ते हुए उन पर सोने के सिक्कों की बारिश कर दी जो उनके सिरों और सीटों से टकराए। हैरी ने शैमरॉक को गौर से देखा। दरअसल उसमें छोटे छोटे हजारों दड़ियल आदमी थे जो लाल वेस्टकोट पहने थे और सभी के हाथ में सुनहरा या हरा लैंप था। लेप्रिकॉन्स, मिस्टर वीजली दर्शकों की जोरदार तालियों की आवाज़ के बीच बोले। बहुत से दर्शक सोने के सिक्के उठाने के लिए अपनी कुर्सियों के आसपास झुक रहे थे और उन्हें आपस में रगड़ रहे थे। रॉन ने खुशी खुशी हैरी के हाथ में मुट्ठी भर सोने के सिक्के पकड़ाते हुए कहा, ये लो दोस्त, सर्वदर्शक दूरबीन का हिसाब बराबर हो गया। अब तुम्हें मुझे क्रिसमस पर तोहफा देना पड़ेगा। बड़ा शैमरॉक हवा में विलीन हो गया। इसके बाद स्वर्ण नर्तक पिच पर मोहिनियों की विपरीत दिशा में चले गए और मैच देखने के लिए बैठ गए। देवियों और सज्जनों, कृपया बल्गेरिया की क्विडिच टीम का स्वागत करें। ये है दिमित्रोव। लाल दुशाले में एक आकृति झाड़ू पर इतनी तेजी से उड़ती हुई आई कि उसकी बस एक झलक ही दिखाई थी। पिच पर उड़कर आती हुई इस आकृति को देखकर बल्गेरिया के समर्थकों ने तालियां बजाई। इवानोवा। लाल दुशाले में दूसरी खिलाड़ी उड़ती हुई आई। जोग्राफ, लेविस्की, वोल्चनोव, वोल्कोव और क्रम क्रम वोरा वोरा। रॉन चीखा और उसने अपनी सर्वदर्शक दूरबीन से क्रम को एकटक देखने लगा। हैरी ने भी जल्दी से दूरबीन पर निगाहें गड़ा ली। विक्टर क्रम दुबला था और उसका रंग गेहुआ था। उसकी बड़ी सी नाक थोड़ी चपटी थी और उसकी भौहें काली और मोटी थी। वो किसी बड़े गिद्ध जैसा दिख रहा था और यकीन करना मुश्किल था कि वो सिर्फ 18 साल का है। और अब कृपया आयरलैंड की क्विडिच टीम का स्वागत करें, बैगमैन चिल्लाए। कॉनोली, रायन, ट्रॉय, मुलेट, मोरान, क्वेगली और ले
लंच। 7 हरे झोंके पिच की तरफ लपकते हुए आए। हैरी ने अपनी सर्वदर्शक दूरबीन पर लगी एक छोटी घुंडी घुमाई, जिससे तत्काल खिलाड़ियों की गति धीमी हो गई। उसने देखा कि खिलाड़ियों की झाड़ुओं पर फायरबोल्ट लिखा हुआ था और पीठ पर सुनहरे अक्षरों में नाम भी कड़े हुए थे। और ये रहे हमारे रेफरी हसन मुस्तफा, जो मिस्र से आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्विडिच महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। एक छोटा और दुबला जादूगर पिच पर आया। वो बिल्कुल गंजा था, लेकिन उसकी मूंछ वर्नॉन अंकल जितनी घनी थी। उसने शुद्ध सोने का दुशाला पहन रखा था। उसकी मूंछ के नीचे चांदी की सीटी लटक रही थी। उसकी बाह में एक लकड़ी का बड़ा संदूक था और दूसरी बाह में एक जादुई झाड़ू। हैरी ने दोबारा घुंडी घुमाकर अपनी सर्वदर्शक दूरबीन की गति को सामान्य कर लिया। उसने गौर से देखा कि रेफरी झाड़ू पर चढ़ा और उसने लात मारकर संदूक खोल दिया। 4 गेंदें तेजी से उड़कर आसमान की तरफ जाने लगी। एक लाल तूफान, 2 काले पहलवान और एक छोटी सी सुनहरी गेंद। हैरी इसे सिर्फ एक ही पल के लिए देख पाया, क्योंकि तत्काल उड़कर वो ओझल हो गई। सीटी की तेज आवाज के साथ मुस्तफा भी गेंदों के पीछे पीछे हवा में उड़ने लगे और खेल शुरू हो चुका है। तूफान मुलेट के पास है। ट्रॉय, मोरान, दिमित्रोव, फिर से मुलेट, ट्रॉय, लेविस्की, मोरान। हैरी ने आज तक क्विडिच का ऐसा खेल नहीं देखा था। उसने अपनी सर्वदर्शक दूरबीन आंखों से इतना सटा रखी थी कि कांच उसकी नाक में घुसा जा रहा था। खिलाड़ियों की गति अविश्वसनीय तेज थी। दोनों टीमों के धावक तूफान को एक दूसरे की तरफ इतनी तेजी से फेंक रहे थे कि बैगमैन कमेंट्री करने के बजाय सिर्फ उनका नाम ही बोल पा रहे थे। हैरी ने एक बार फिर अपनी दूरबीन पर धीमा वाला बटन दबा दिया। तत्काल खेल की रफ्तार कम हो गई। लेंस पर बैंगनी अक्षर उभर आए और उसे दर्शकों का कान फोड़ू शोर सुनाई देने लगा। उसने देखा कि आयरलैंड के 3 धावक पास पास उड़ रहे थे। ट्रॉय, मुलेट और मोरान से थोड़ा आगे था। वो बल्गेरिया के गोल की तरफ जा रहे थे। दूरबीन पर त्रिकोणीय आक्रामक दांव लिखा आया। इसके बाद वहां पर छलावा दांव शब्द उभरे, जब ट्रॉय ने नाटक किया कि वो तूफान के साथ ऊपर जाने वाला है। ये देखकर बल्गेरिया की धावक इवानोवा ट्रॉय की तरफ आने लगी, लेकिन ट्रॉय ने फुर्ती से तूफान मोरान की तरफ उछाल दी। बल्गेरिया के मारक वोल्कोव ने एक पहलवान को अपने मुदगर से मारा और उसे मोरान की तरफ भेज दिया। मोरान जब पहलवान से बचने के लिए झुकी तो उसके हाथ से तूफान छूट गई। उसके नीचे उड़ रहे लेविस्की ने तूफान को पकड़ लिया और ट्रॉय ने गोल कर दिया है। बैकमैन दहाड़े। स्टेडियम तालियों और खुशी के कोलाहल से कांप रहा था और आयरलैंड 10-0 से आगे है। क्या? हैरी अपनी दूरबीन में देखते हुए चिल्लाया। गोल कैसे हो गया? तूफान तो लेविस्की के पास है। हैरी, अगर तुम सामान्य के बजाय धीमी गति में खेल देखोगे तो यही होगा ना? हरमाइनी चिल्लाई। वो कूद रही थी और हवा में हाथ हिला रही थी। उधर ट्रॉय पिच का चक्कर लगाकर खुशी का इजहार कर रहा था। हैरी ने जल्दी से अपनी दूरबीन हटाकर ऊपर से देखा। मैदान की सीमा रेखा के बाहर बैठकर मैच देख रहे लेप्रिकॉन्स एक बार फिर हवा में उड़ने लगे और बड़े चमकदार शैमरॉक का आकार बना लिया। पिच की दूसरी तरफ मोहिनियाँ चिड़ी हुई दिख रही थी। जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो खुद से नाराज हैरी ने दूरबीन का सामान्य गति का बटन दबा लिया। हैरी खुद भी क्विडिच खेलता था, इसलिए इतनी सी देर में वो समझ गया कि आयरलैंड के तीनों धावक बेहतरीन थे। वो अलग अलग खिलाड़ी के रूप में नहीं, एक लाजवाब टीम के रूप में खेल रहे थे। ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे के मन की बात भांप कर सही जगह पहुंच जाते थे और पास कर कर के ही खेल आगे बढ़ा लेते थे। हैरी के सीने पर लगा गुलाब उनके नाम बताता रहा। ट्रॉय, मुलेट, मोरान। 10 मिनट के भीतर ही आयरलैंड ने 2 गोल और कर दिए, जब आयरलैंड की टीम 30-0 से आगे हो चुकी थी। इस पर हरे दुशालों वाले समर्थकों ने जोरदार हर्ष ध्वनि की और तालियां भी बजाई। मैच की गति काफ़ी तेज हो गई थी और मारधाड़ भी शुरू हो गई थी। बल्गेरिया के मारक वोल्कोव और वल्चनोव निर्ममता से आयरलैंड के धावकों की तरफ पहलवान मार रहे थे। इस वजह से आयरलैंड की टीम बेहतरीन दांव नहीं बना पा रही थी। मारकों के कारण 2 बार आयरलैंड के धावकों को तितर बितर होना पड़ा और फिर आखिरकार इवानोवा आयरलैंड के खिलाड़ियों को चकमा देती हुई निकली और आयरलैंड के गोलकीपर रायन को छकाते हुए बल्गेरिया का पहला गोल कर दिया। जल्दी कानों में उंगलियां डाल लो, मिस्टर वीजली चीखे, जब मोहिनिया गोल का जश्न मनाते हुए फिर एक बार नाचने लगी। हैरी ने तो कानों के साथ साथ आंखें भी बंद कर ली, क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान खेल पर ही केंद्रित रखना चाहता था। उसने कुछ पल बाद आंखें खोलने का जोखिम लिया। मोहिनियों ने नाचना बंद कर दिया था और तूफान फिर बल्गेरिया के पास थी। बैगमैन चिल्ला रहे थे, दिमित्रोव, लेविस्की, दिमित्रोव, इवानोवा, ओ ओ ओ। 1 लाख जादूगर और जादूगरनियों की आह निकल गई जब उन्होंने देखा कि दोनों टीमों के खोजी तेजी से जमीन की तरफ आ रहे थे। क्रम और लिंच धावकों के बीच से इतनी तेजी से जा रहे थे जैसे किसी हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूदे हों। हैरी ने अपनी दूरबीन से उन्हें नीचे आते देखा
और वो सुनहरी गेंद देखने की कोशिश कर रहा था। हरमाइनी चीखी, वो दोनों टकरा जाएंगे। बात सिर्फ आधी सच निकली। एकदम आखिरी पल में विक्टरक्रम एक झटके के साथ गोते से बाहर निकला और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। बहरहाल लिंच इतना तेज नहीं था। वो धम्म से जमीन से टकराया जिसकी आवाज़ पूरे स्टेडियम में गूंज गई। आयरलैंड के दर्शकों वाले स्टैंड की तरफ से जोरदार आहें सुनाई दी। मूर्ख, मिस्टर वीजली बोले, क्रम धोखा दे रहा था। टाइम आउट, बैगमैन की आवाज़ आई। प्रशिक्षित चिकित्सक जादूगर पिच पर एडर लिंच की जांच करने जा रहे हैं। वो ठीक हो जाएगा, उसे जोर का झटका ही लगा है बस, चार्ली ने जिनी से कहा, जो बॉक्स की रेलिंग पर पहुंचकर दहशत से पिच की तरफ देख रही थी। जाहिर है क्रम यही चाहता था। हैरी ने जल्दी से अपनी दूरबीन पर रिप्ले और धीमी गति के बटन दबाए और दूरबीन आंखों से सटा ली। उसने क्रम और लिंच को धीमी गति में गोता लगाते देखा। उसके दूरबीन पर बैंगनी अक्षर चमकने लगे। छद्म छलावा, खतरनाक खोजी ध्यानभंग, क्रम का स्पेशल मूव। उसने देखा क्रम का चेहरा बिल्कुल एकाग्र था और वो ठीक समय पर गोते से निकल गया, जबकि लिंच जोश में उसका पीछा करते हुए ज़मीन से टकरा गया। हैरी फौरन समझ गया कि क्रम सुनहरी गेंद को पकड़ने के लिए गोता नहीं लगा रहा था, सिर्फ लिंच से अपना पीछा करवा रहा था। हैरी ने कभी किसी को इस तरह उड़ते नहीं देखा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि क्रम झाड़ू पर सवार था। वो किसी पक्षी जितनी सहजता से उड़ रहा था। हैरी ने अपनी दूरबीन की गति फिर सामान्य की और क्रम को देखने लगा। क्रम लिंच के ऊपर मंडरा रहा था। नीचे लिंच का इलाज करने वाले चिकित्सक जादूगर उसे काढ़े पिला रहे थे। हैरी ने अब क्रम को और ध्यान से देखा। उसने देखा कि क्रम की काली आंखें 100 फुट नीचे चारों ओर देख रही थी। लिंच के इलाज में जो समय लग रहा था उसका फ़ायदा उठाते हुए वो लिंच के हस्तक्षेप के बिना सुनहरी गेंद को ढूंढ रहा था। आखिरकार लिंच उठकर खड़ा हुआ और हरे दुशाले वाले समर्थकों ने जोरदार हर्ष ध्वनि की। लिंच अपनी फायर बोल्ट पर सवार हुआ और हवा में उड़ने लगा। उसके ठीक होने से आयरलैंड के खिलाड़ियों में मानो नई जान आ गई। जब मुस्तफ़ा ने अपनी सीटी दोबारा बजाकर खेल शुरू करवाया तो आयरलैंड के धावक इतने बढ़िया तरह से खेले कि हैरी ने आज तक ऐसा खेल नहीं देखा था। 15 मिनट के तेज़ खेल के बाद आयरलैंड की टीम ने 10 और गोल कर दिए थे। स्कोर था आयरलैंड 130, बल्गेरिया 10। अब खेल में मारधाड़ और ज़्यादा होने लगी थी। जब मुलेट एक बार फिर तूफान लेकर गोल पोस्ट की तरफ बढ़ी तो बल्गेरिया का रक्षक जोग्राफ उसे रोकने के लिए आगे आ गया। इसके बाद जो हुआ वो इतना जल्दी हुआ कि हैरी को कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आयरलैंड के दर्शकों की गुस्से भरी आवाज़ों और मुस्तफ़ा की लंबी सीटियों से वो समझ गया कि फाउल था। मुस्तफ़ा बल्गेरिया के रक्षक को चेतावनी दे रहे हैं। उसने अपनी कोहनियों को ज़रूरत से ज़्यादा ही बीच में लगा दिया, बैगमैन ने शोर मचा रहे दर्शकों को जानकारी देते हुए कहा। और हाँ, आयरलैंड को पेनल्टी मिल गई है। मुलेट के साथ हुए फाउल के बाद से लेप्रिकॉन्स गुस्से में आ गए थे और चमकती हुई मधुमक्खियों की तरह यहाँ वहाँ उड़ रहे थे, लेकिन पेनल्टी मिलने की खबर से वो खुश हो गए और उन्होंने हवा में हा 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 शब्दों की आकृति बना ली। ये देखकर पिच की दूसरी तरफ बैठी मोहिनियाँ गुस्से से उछलकर खड़ी हो गई और अपने बाल लहराते हुए फिर नाचने लगी। तत्काल वीजली लड़कों और हैरी ने कानों में उंगलियां डाल ली, पर हरमाइनी ने ऐसा नहीं किया था और कुछ पल बाद वो हैरी का हाथ खींचने लगी। हैरी ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। हरमाइनी ने बेचैन होकर हैरी की उंगलियों को उसके कान से हटाया। रेफरी को तो देखो, वो हंसते हुए बोली। हैरी ने नीचे पिच की तरफ देखा। हसन मुस्तफ़ा ज़मीन पर उतरकर नाचती हुई मोहिनियों के सामने खड़े थे और अजीब हरकतें कर रहे थे। वो उन्हें अपने मसल्स दिखा रहे थे और रोमांचित होकर मूंछों को ताव दे रहे थे। ये तो गजब हो गया, कितनी कितनी शर्मनाक बात है, लूडो बैगमैन ने कहा। हालांकि वो खुश काफी लग रहे थे। कोई जाओ और इस रेफरी को मेरी तरफ से एक थपेड़ा मार दो। तत्काल एक चिकित्सक जादूगर अपने कानों में उंगलियां डालकर भागता हुआ पिच पर आया। मुस्तफ़ा के पास पहुंचकर उसने उनकी पिंडली पर कसकर लात दे दी। मुस्तफ़ा होश में आ गए। हैरी ने एक बार फिर दूरबीन लगाकर देखा कि वो शर्मिंदा दिख रहे थे और मोहिनियों पर बुरी तरह बरस रहे थे, जिन्होंने नाचना तो बंद कर दिया था पर वो बगावत पर उतारू दिख रही थी। बैगमैन की आवाज़ आई, और अगर मुझसे समझने में गलती नहीं हो रही है तो मुस्तफ़ा दरअसल बल्गेरिया मैस्कॉट्स को स्टेडियम से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ। ओ मामला तो गंभीर होता जा रहा है। और मामला सचमुच गंभीर हो गया। बल्गेरिया के मारक वोल्कोव और वल्चनोव मुस्तफ़ा के दोनों तरफ उतर आए और उनसे गुस्से में बहस करने लगे। वो लेप्रिकॉन्स की तरफ इशारा कर रहे थे, जिन्होंने खुशी से ही की आकृति बना ली थी। बहरहाल मुस्तफ़ा बल्गेरिया के मारकों के तर्कों से कतई प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने उंगली ऊपर उठाकर उन्हें दोबारा हवा में जाने का इशारा किया। जब बल्गेरिया के मारकों ने उनकी बात नहीं मानी तो मुस्तफ़ा ने 2 बार सीटी बजाई।
आयरलैंड को 2 पेनल्टी। बैगमैन चिल्लाए और बल्गेरिया के दर्शक गुस्से से चिल्लाने लगे। अच्छा यही रहेगा कि अब वोल्कोव और वल्चनोव आसमान में उड़ने लगे। हाँ वो लोग वापस आ रहे और ट्रॉय ने तूफान पकड़ ली है। खेल अब बहुत ज्यादा खूंखार हो चुका था। हैरी ने क्विडिच में इतनी मारधाड़ पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों ही टीमों के मारक अब बेरहमी से खेल रहे थे। खास तौर पर वोल्कोव और वल्चनोव को तो इस बात की कतई परवाह नहीं थी कि उनके मुदगर गेंद पर पड़ रहे हैं या खिलाड़ियों पर। वो बस हिंसक तरह से अंधाधुंध मुदगर घुमाने में लगे थे। दिमित्रोव सीधे मोरान की तरफ लपका जिसके हाथ में तूफान थी। दोनों में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि मोरान अपनी झाड़ू पर से गिरते गिरते बची। फाउल! आयरलैंड के समर्थक हरे तुषारों की लहर में खड़े होते हुए चिल्लाए। फाउल! लूडो बैगमैन की आवाज आई जो जादू से तेज थी। दिमित्रोव ने मोरान को टक्कर मारी है। ये जानबूझकर टकराया है। इस पर पेनल्टी मिलनी चाहिए और सीटी बच गई। स्वर्ण नर्तक एक बार फिर हवा में ऊपर उठे और इस बार उन्होंने एक बड़े हाथ की आकृति बना ली। ये हाथ पिच की दूसरी तरफ बैठी मोहिनियों की तरफ एक बहुत ही असभ्य इशारा कर रहा था। इस पर मोहिनियों ने संयम खो दिया। वो पिच के पार जाकर उन लेप्रिकॉन्स पर अंगारे फेंकने लगी। अपनी दूरबीन से हैरी ने देखा कि अब मोहिनियां जरा भी सुंदर नहीं दिख रही थी। इसके विपरीत उनके चेहरे अब बेरहम किसी चोंच वाले पक्षी जैसे लिख रहे थे और उनके लंबे पपड़ीदार पंख उनके कंधों से निकले पड़ रहे थे। दर्शकों के शोर के बीच में मिस्टर वीजली बोले, लड़कों, इससे ये शिक्षा मिलती है कभी भी बाहरी सुंदरता पर ही नहीं जाना चाहिए। मंत्रालय के बहुत से जादूगर अब मैदान में आकर मोहिनियों और लेप्रिकॉन्स को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इस बीच ऊपर तो इससे भी ज्यादा घमासान युद्ध हो रहा था। हैरी अपनी दूरबीन से यहाँ वहां देखता रहा क्योंकि तूफान गोली की रफ्तार से इस हाथ से दूसरे हाथ में जा रहे थे। लेवेस्की, दिमित्रोव, मोरान, ट्रॉय, मुलेट, इवानोवा, एक बार फिर मोरान, और मोरान ने गोल कर दिया है। लेकिन आयरलैंड के समर्थकों की हर्ष ध्वनि, मोहिनियों की चीखों, मंत्रालय के सदस्यों की छड़ियों से निकलते धमाकों और बल्गेरिया के दर्शकों की गुस्से भरी चिल्लाहटों के बीच में दब गई। खेल तत्काल दोबारा शुरू हो गया। अब लेवेस्की के हाथ में तूफान थी, अब दिमित्रोव। आयरलैंड के मारक क्विगली ने पहलवान को पूरी ताकत से क्रम की तरफ मारा, जो समय पर झुक नहीं पाया। पहलवान तेजी से सीधे उसके चेहरे पर जाकर लगा। दर्शकों की आह निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे क्रम की नाक टूट गई हो। हवा में चारों तरफ खून उड़ रहा था, लेकिन हसन मुस्तफ़ा ने सीटी नहीं बजाई। उनका ध्यान भटक गया था और हैरी उन्हें दोष नहीं दे सकता था क्योंकि एक मोहिनी ने हसन मुस्तफ़ा की तरफ अंगारे फेंक कर उनकी झाड़ू की पूंछ में आग लगा दी थी। हैरी चाहता था कि किसी को तो क्रम के घायल होने का एहसास हो जाए। हालांकि वो आयरलैंड की तरफ था, लेकिन क्रम यकीनन मैच में खेलने वाला सबसे अच्छा खिलाड़ी था। निश्चित रूप से रॉन भी यही सोच रहा था। टाइम आउट लो, वो ऐसे नहीं खेल सकता, जरा उसकी हालत तो देखो, चेहरा खून में सना है उसका। तभी हैरी चिल्लाया, लिंच को देखो। आयरलैंड का खोजी लिंच अचानक गोता लगा रहा था और हैरी को पूरा यकीन था कि ये छलावा नहीं है। इस बार उसे सचमुच सुनहरी गेंद दिख गई थी। हैरी चिल्लाया, उसने सुनहरी गेंद देख ली है, उसने सुनहरी गेंद देख ली है, देखो तो वो कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे आधे दर्शकों को समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। आयरलैंड के समर्थक हरी लहर में उठकर अपने खोजी लिंच का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन क्रम उसके पीछे था। हैरी को यह समझ नहीं आया कि क्रम को दिखाई कैसे दे रहा है, क्योंकि अब भी उसकी नाक से खून की फुहारें निकल रही थी। क्रम अब लिंच की बराबरी पर था। वो दोनों एक बार फिर दड़दड़ाते हुए जमीन की तरफ जा रहे थे। वो टकराने वाले हैं फिर से। नहीं, वो नहीं टकराएंगे, रॉन गरजा। लिंच टकराने वाला है, हैरी जी का। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। लिंच दूसरी बार जमीन से टकराया, इस बार बहुत तेजी से। गुस्सैल मोहिनियों की भीड़ ने उसे तत्काल अपने पैरों तले रौंद दिया। चार्ली ने चिल्लाकर पूछा, सुनहरी गेंद? सुनहरी गेंद कहाँ है? हैरी चिल्लाया, ऊपर देखो, क्रम ने उसे पकड़ लिया है, खेल खत्म। क्रम का लाल दुशाला उसकी नाक से बहते खून में लथपथ हो चुका था। अब वो आसमान में धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा था और उसकी मुट्ठी में सुनहरी गेंद चमक रही थी। स्कोर बोर्ड पर उभर आया, बल्गेरिया 160, आयरलैंड 170। दर्शकों को पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ था। जैसे कोई बड़ा जंबो जेट आवाज़ करता हुआ शुरू होता है, उसी तरह आयरलैंड के समर्थकों की खुशी से भरी आवाज़ें तेज होने लगी और कोलाहल में बदल गई। और आयरलैंड की टीम ने क्विडिच कप जीत लिया है, बैगमैन चिल्लाए। मैच के अचानक खत्म होने जाने से वो भी आयरलैंड के समर्थकों जितने ही हैरान दिख रहे थे। बैगमैन ने कहा, क्रम ने सुनहरी गेंद पकड़ ली, लेकिन आयरलैंड की टीम जीत गई। हे भगवान, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी ऐसा होने की उम्मीद होगी। उसने सुनहरी गेंद क्यों पकड़ी? रॉन गरजा। हालांकि वो खुशी से उछल रहा था और अपने सिर के ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजा रहा था। उसने गेंद तब पकड़ी जब आयरलैंड की टीम 160 पॉइंट आगे थी। वो मूर्ख है क्या? वो जानता था
हैरी बोला। वो जानता था कि बल्गेरिया की टीम कभी बराबरी नहीं कर पाएगी। हैरी ने तालियां बजाते हुए शोर शराबे के बीच चिल्लाते हुए कहा, आयरलैंड के धावक बेहतरीन थे। क्रम खेल को अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता था, बस इतनी सी बात थी। वो बहुत बहादुर है ना? हरमाइनी ने आगे झुककर देखा कि क्रम जमीन पर उतर रहा था और बहुत से चिकित्सक जादूगर लड़ रहे लेप्रिकॉन्स और मोहिनियों के बीच से उसके पास पहुंचने का रास्ता बना रहे थे। उसकी हालत तो देखो, खून में सना है पूरा। हैरी ने एक बार फिर दूरबीन आंखों पर लगा ली। नीचे क्या हो रहा था देखना मुश्किल था, क्योंकि लेप्रिकॉन्स खुशी का इजहार करते हुए पूरी पिच पर उड़ रहे थे। बहरहाल उसे किसी तरह क्रम दिख गया, जो चिकित्सक जादूगरों से घिरा था। वो पहले से भी ज़्यादा चिड़चिड़ा दिख रहा था। उसने उन्हें अपना इलाज नहीं करने दिया। उसकी टीम के साथी भी चारों तरफ खड़े थे, जो सिर हिला रहे थे और निराश थे। कुछ ही दूरी पर आयरलैंड के खिलाड़ी अपने लेप्रिकॉन्स से होती हुई सोने के सिक्कों की बारिश की खुशी में नाच रहे थे। पूरे स्टेडियम में झंडे लहरा रहे थे और आयरलैंड का राष्ट्रगान बज रहा था। मोहिनियाँ अब अपने सुंदर रूप में लौट रही थी, हालांकि काफ़ी निराश दिखती हुई। लेकिन हम भी बहादुरी से लड़े। हैरी को पीछे से एक उदास आवाज़ सुनाई दी। हैरी ने चारों तरफ देखा। ये बात बल्गेरिया के जादू मंत्री ने कही थी। फज गुस्से में बोले, तो आप हिंदी बोलना जानते हैं? फिर आपने पूरे दिन मुझे अपने हाथ घुमा घुमा कर संकेतों में बात करने के लिए मजबूर क्यों किया? बल्गेरिया के मंत्री ने जवाब दिया, आपके हाथ हिलते देखने में मजा बहुत आया। बैगमैन ने तेज आवाज में कहा, आयरलैंड की टीम अपने लेप्रिकॉन्स के साथ स्टेडियम के चक्कर लगा रही है और क्विडिच कप को टॉप बॉक्स में लेकर आ रही है। अचानक तेज सफेद रोशनी हुई और हैरी की आंखें चौंधिया गई। टॉप बॉक्स जादू से चमकने लगा ताकि स्टेडियम में बैठा हर दर्शक देख सके कि उसमें क्या हो रहा है। हैरी ने देखा कि दो हाँफते हुए जादूगर सोने का एक बड़ा कप बॉक्स में ला रहे हैं। उन्होंने वो कप कॉर्नेलियस फज को दे दिया, जो अब भी इस बात पर झुंझला रहे थे कि उन्होंने पूरा दिन सांकेतिक भाषा का खामखा इस्तेमाल किया। बैगमैन ने दर्शकों से कहा, बहादुरी से मुकाबला करके हारने वाली बल्गेरिया की टीम का तालियों के साथ स्वागत करें। बल्गेरिया के हारे हुए सातों खिलाड़ी सीढ़ियां चढ़कर बॉक्स में आने लगे। नीचे दर्शकों की भीड़ तालियां बजा रही थी। हजारों दूरबीनें उन्हीं की दिशा में देख रही थी। बल्गेरिया के खिलाड़ी एक एक करके बॉक्स की कतारों के बीच से होते हुए ऊपर आए। जब उन्होंने अपने मंत्री और फज से हाथ मिलाए तो बैगमैन ने उन सबका नाम लिया। क्रम सबसे आखिर में आया। उसकी हालत खराब थी। उसके खून खच्चर चेहरे के बीच से दो काली आंखें चमक रही थी। सुनहरी गेंद उसके हाथ में बंद थी। हैरी ने देखा कि वह आसमान में उड़ते समय जितना शानदार दिखता था, जमीन पर उतना अच्छा नहीं था। वो पंजे उठाकर चलता था और उसके कंधे झुके थे। लेकिन जब क्रम का नाम पुकारा गया, पूरे स्टेडियम से कान फोड़ू हर्ष ध्वनि आई। और फिर आयरलैंड के खिलाड़ी आए। मोरान और कोनोली एडन लिंच को सहारा देकर उठा रखे थे। जमीन पर दूसरी बार गिरने से उसका सर चकरा गया था और उसकी आंखें अजीब तरह से यहाँ वहाँ गोल गोल घूम रही थी। लेकिन वो खुशी से मुस्कुराया जब ट्रॉय और क्विगली ने कप को हवा में उठाया और दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई। हैरी के हाथ तालियां बजाते बजाते सुन्न पड़ गए। फिर आयरलैंड की टीम बॉक्स से निकलकर अपनी झाड़ुओं पर सवार होकर स्टेडियम का आखिरी चक्कर लगाने गई। एडन लिंच कॉनोली की पीठ पर सवार था। उसने कॉनोली की कमर पकड़ रखी थी और थोड़े अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। बैगमैन अपनी छड़ी गले की तरफ करते हुए बुदबुदाए, शांति। फिर उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, लोग इस मैच के बारे में बरसों तक चर्चा करते रहेंगे। कितना कितना अप्रत्याशित मोड़ आया। कितने अफसोस की बात है कि मैच जल्दी खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, किसको कितने पैसे देने हैं बता देना। फ्रेड और जॉर्ज अपनी सीट से उठकर लूडो बैगमैन के सामने पहुंच गए और मुस्कुराते हुए उनके सामने हाथ फैला रहे थे। आखिरकार वो दोनों बिल्कुल सही थे। कप भले ही आयरलैंड ने जीता, पर सुनहरी गेंद क्रम ने पकड़ी थी।